अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ हैं हमेशा की तरह नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज के शो में मैं आपको बताता चलूं कि मैं अभी शो शुरू होने से पहले यहाँ से पेंसिल पकड़ के तो एक शाहकार बना रहा था जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये रखलोई करके दिखाएंगी। ये क्या शाहकार है अजीज साहब? ये बड़ा कमाल शाहकार है। देखो ये अंगूठा, तुम्हें लग रहा होगा कि इस वक्त छोटा सा एक बंदा है। नायरीन, इस तरह के शाहकार बहुत महंगे बिकते हैं। मुझे भी एक बंदे ने ऑफर कराई है कि बोलो क्या लेना है इसका। हाँ, नायरीन, क्रिस्टी नीलाम घर वालों ने कहा 3.5 लाख पाउंड ले लो। यार, उन्होंने शर्त ये रखी है कि अंगूठा भी साथ दो। क्रिस्टी नीलाम घर वालों ने नहीं कहा, गोगा नीलाम घर वालों ने कहा। इधर कौन सा क्रिस्टी नीलाम घर है? तौबा। नायरीन, मैं अपना शाहकार बेच सकता हूँ। ये वैसे ही हमें गलत कह रहा है, अफवाहें फैला रहा है। जो चेहरा तुमने बनाया है ना, ईमान से तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी। तो यू क्या हाल है? ठीक ठाक हो गई है। इसके साथ आप बहुत देर तक बातें कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नायरीन, ये मैं अक्सर इस तरह की चीज बना के जब कलाकार होता हूँ, मुझे डर लग रहा होता है, तो इससे बातें करनी शुरू कर देता हूं। अजीज साहब सोचिए, अगर इसने बोलना शुरू कर दिया फिर क्या करेंगे? डराते इस तरह। खबरों की तरफ आ जाए, मेरा ख्याल है खबरों की तरफ आ जाए। जी, खबरों पर तबसरा पेशे खिदमत है। मैं अब डरने शुरू हो गया हूँ। यार, मुझे स्पिरिट वाली रुई दो, मैं इसको मटा लूं। अच्छा जी, नौ मुंतखब सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि बिजली सस्ती होनी शुरू हो जाएगी मगर इसमें 3.5 साल लगेंगे। इतनी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी। आसरा तो दिला दिया ना आवाम को ये नहीं तौर पे कि बिजली सस्ती हो जाएगी। 3.5 साल इंतजार करें और अब लोग इंतजार करना शुरू कर देंगे। ये बड़ा अच्छा सियासी बयान है, क्योंकि 3.5 साल बाद किसी को याद ही नहीं रहना कि किसने 3.5 साल पहले कौन सी बात की। ये एक बड़ी आला दर्जे की सियासत है। और वैसे ममनून साहब, आप अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती के साथ सीट पे बैठे। आपने जो बैठने से पहले ही बयान दिया है, मुझे वो लतीफा याद आ गया। एक बंदा आया ना कुछ 7 साल बाद घर अपने। अच्छा। उसकी बीवी उसे एयरपोर्ट से लेके तो बाहर को निकल रही थी और गाड़ी में बैठ के जब धीरे धीरे वो निकले हैं तो बीवी उससे पूछती है कि जान, 7 साल बाद आए हो, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? हामद ने आगे से बड़े प्यार से कहा कि जानू ऐसी कोई बात नहीं, लेके आए हो, क्यों नहीं लाया गिफ्ट तुम्हारे लिए? वो सामने जो सुर्ख रंग की मर्सिडीज आ रही है ना, उसकी बीवी कहती है वाह, कहते इस कलर की पोनी लाया हूं तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। बिजली सस्ती तो हो जाएगी लेकिन 3.5 साल बाद। 3.5 साल बाद। मेरा नक फंस लेने दो ऐनक में, फिर मुझे मजा आए। वाह 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 वाह, यानी 3.5 साल बाद सस्ती होगी। आस दिला के जिस तरह खामद ने बीवी को बसा के मारा है। 3.5 साल बाद भी सस्ती नहीं हो जाएगी, 3.5 साल बाद सस्ती होना शुरू हो जाएगी। जी। अच्छा जी, मुल्की तारीख का नया रिकॉर्ड, सदर जरदारी सिर्फ दुबई 45 दफा गए। सिर्फ दुबई 45 दफा गए हैं, बाकी अभी मुल्कों की तफसील नहीं बताई गई। बड़ी वास्को डे गामा किस्म की तबीयत थी जरदारी साहब की। यार हमें ना चुगते किया कर। जरदारी साहब बेचारे महिलूम आदमी है। हाय हाय, बड़े मजलूम। सारी जिंदगी देखो, या अंदर रहे हैं या बाहर रहे हैं, मुल्क में तो रहे ही नहीं। या सूएदार या कुएं यार। हाय हाय, यार ये सूए और कुएं सके भाई थे दोनों। यार हंसा ना करो, इस तरह भाइयों के नामों के शहर होते हैं। ये छांगा मांगा 2 सके भाई थे। अच्छा। तो और क्या। फैसलाबाद के नून लीगी एमपी आरिफ महमूद की एफए की सनद जाली निकली। ले सरकार, फैसलाबाद से एक और जाली सनद निकले। हाय हाय, फैसलाबाद की आप सिर्फ जुगते मशहूर हैं, ये जाली सनदें मशहूर हैं। कपड़े की सनत तो बहुत पीछे रह गई। आधी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। हाँ जी, और कुछ देर बाद मुझे लगता है फैसलाबाद से जाली सनदों के थान मिल जाया करे।
और भाई ये जाली सनदें तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ फैसलाबाद की बात तो ना करो। अन्य फैसलाबाद से जरा 2-3 निकलेंगे जाली सनदें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान का वाकई मसला बना हुआ है। और जिस कदर तेजी के साथ जाली सनदें बरामद हो रही हैं, और कुछ अरसे के बाद असेंबली के बाहर शटाल लग जाने हैं। हाँ, जैसे दूसरी जगह पे शटाल नहीं लगते, तबलीगी इज्तिमा के बाहर मसवाकों के, टोपियों के, तस्बीहों के, लोटियों के शटाल लग जाते हैं। बकर मंडी के बाद पट्टियों के, घुंगरू शुंगरू बकरे को जो डालते हैं उनके शटाल लग जाते हैं। असेंबली हाल के बाहर जाली सनदों के शटाल लग जाने हैं, एक पैर वाली जुतियों के शटाल लग जाने हैं, लड़ाई हो तो जुतियां भी चलती हैं, पीपड़ियों के शटाल लग जाने हैं, अगर एहतजाज करना है तो पीपड़ियां बजाएं। अच्छा अजीज साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल साहब को असेंबली हॉल से एक बटवा मिला है और उनका कहना है कि दुरुस्त निशानी बताने पर मुतमईन हुआ तो वापस करूंगा वरना नहीं दूंगा। ये पहली चीज होगी जो राणा साहब किसी को वापस करेंगे। शाबाश यार, पहला कौन सा उन्होंने तुम्हारा साइकिल नहीं वापस किया? नहीं यार, स्पीकर वापस कर रहा है कोई चीज, बड़ी बात है। ये होता है। वो भाग के सरकार जब्त भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, राणा साहब बहुत प्यारे आदमी है, कोई भी निशानी बताएगा तो अगर वो मुतमईन हुए तो हाँ, अगर निशानी बताएगा फिर भी वो मुतमईन होंगे। अब राणा साहब वैसे ये तो फिर बटुआ ना देने वाली बातें हुई ना। और जो निशानी बता देगा तो फिर उसके बाद मुतमईन वाली कौन सी बात है? अगर कोई बंदा बेचारा आके बताए जी मेरा खट्टे रंग का बटुआ है, आप आगे से कह दे कितना को खट्टे रंग का भाई, वो कहे जी नींबू जितना खट्टा था जिना, आप कहे नहीं नींबू जितना नहीं खट्टा, मैंने चख के देखा है, वो तो अचार जितना खट्टा है, चले दौड़ जाओ यार। अच्छा यार, वैसे बटवा खोल के देखें अगर राणा साहब तो कुछ तो अंदाजा हो जाएगा कि जिस रुकन का गिरा है ये बटवा, गुम हुआ है, उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से, इतना तो पता चल जाए। यानी पैसों की तादाद से किसी भी चीज से यार। और यार पैसे तो उसमें हैं ही नहीं, इसलिए तो राणा साहब कह रहे हैं कि ले जाओ आके। यार तुम ज्यादा लिबर्टी ले रहे हो, वो स्पीकर है और बड़े बारोब किस्म के स्पीकर है। यार हमें खाम खा बात का गलत ना बना दिया करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें पैसे हैं तो वो वापस कर रहे हैं ना, खाली होता बटुआ तो फेंक ही देते वो। तुम खुद डरा करो, मुझे ना डराया करो। तुम उनकी जमीनों में से गुजर के उकाड़े जाते हो, जरा ध्यान से रहा करो। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस के साथ। ओ खैर हो। जी सब तस्वीर दिखाऊं आपको सबसे पहले? फौरन दिखाएं। ये लें। होने से ना हो जी। उन्होंने अपने स्कूटर का ज़ैबरा बना लिया, जिस तरह सर्कस वाले नहीं खोते पे लेने मार के तो उसको ज़ैबरा बना के बाहर टिकट लगा देते। और पिछले दिनों चीन के एक चिड़ियाघर के खिलाफ जुर्माना हुआ था, उन्होंने अपना कुत्ता शेर बनाया हुआ था। हाँ जी, और लोग उसको शेर समझ रहे थे, वो तो शेर भौंका है तो पता चला कि भाई जी साइकिल पीछे दौड़ने वाला शेर है। तौबा। देखो ना ये उन्होंने क्या पेट्रोल वाला ये आबरा दिखाना, ये देखें। हाय हाय, देखो ना ये इसमें और खोते में सिर्फ इतना को फर्क लगता है कि वो दलती मार लेता है, ये दलती नहीं मार सकता। वरना जितना ये पुराना है मुझे लग रहा है कि पेट्रोल की जगह खाता ये भी शटाला ही होगा। और इसका हारन बजाएं तो डिचकू डिचकू ही करता है। और अब आज की पहली वीडियो। ओ खैर हो। वाह रे वाह, वैसे बहुत अच्छा। जिंदगी गुजारने का ये भी एक अंदाज है कभी कभार। बिल्कुल। ये भी जाहिर होता है कि म्यूजिक चीज ही ऐसी है, तो पिंड का बंदा भी बेचारा फर्क पड़ता है। एक्शनों से तो ये पिंड का नहीं लग रहा। वाह रे वाह, ये तो श्री देवी का फर्स्ट कयन लग रहा है। ओह मार गए थे ये चिट्टे कपड़ों वाला ये ढिला है।
डांस अपनी जगह, लेकिन रात को मालिक ने आके फैंटी लगानी है इनको कि काम कितना किया सारा दिन। अब मालिक भी आके फैंटी लगाएगा, और जिस तरह डांस कर करके ये वाई बीजी कर रहे हैं ना, फसल बो रहे हैं जी। यहाँ पे गन्नियों की जगह खुसरे उगड़े। अब ये अगली तस्वीर देखें अजीज साहब, ये सिक्योरिटी गार्ड हैं। हाय माँ सदके जाए, या तो बेचारा सो गया आंख लग गई है, या फिर डाकू आए हैं तो उनसे डर के बेचारा मुंह परे करके बैठ गया। मेरा कल डाकू भाईजान डाका मार के निकल जाओ मेरा वीर, मैं आप लोगों को देखूंगा तो मेरा त्राह निकल जाए। नहीं अजीज साहब, आपने वो सुना नहीं हुआ कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है? अरे सूली का तो मुझे नहीं पता नींद आती है कि नहीं, मगर सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पे जरूर नींद आती है। और वैसे भी पाकिस्तानी बैंकों में आजकल जो सिक्योरिटी की जॉब है वो सूली से कम नहीं है। अब बड़ा खौफनाक सिस्टम बन गया हुआ। सही। अब वीडियो क्योंकि दिखाओ। डाकू अक्सर उनको पान शान चाहिए हो ना, तो पिस्तौलें लेके आ जाते हैं बैंक में। अच्छा अजीज साहब, आपको दिखाती हूँ कि मनी प्लांट असल में किसे कहते हैं। अच्छा जी, ये देखें। शाबाश, यानी उस पौधे का नाम मनी प्लांट है तो किसी ने उसके ऊपर रुपये टांग दिए हैं, कहें जी ये मनी प्लांट ऐसा होता है। और इसमें कमाल ये है कि अगर आप 1 रुपए का नोट लगाओगे, बड़ा होता होता वो 100 का हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी जी। यार तुम मुझे शक्ल से देख के अंदाजा लगाते हो कि मैं बेवकूफ हूँ या बातों से? बातें तो मैं बहुत अच्छी कर रहा होता हूँ। इट्स अप टू यू। अच्छा अजीज साहब, अब एक गाड़ी का ऐड देखें। दिखाए जी, ये तो मेरा हाल है फाइल का ऐड है। देखें तो सही। वाह वाह वाह, पेंट कोट का ऐड है। कैसा है? पोल वॉल्ट वाले अंदाज में गया है। क्या अजीब अंदाज में गया है ना? जरा दोबारा दिखाना, तुम्हारी मेहरबानी। दोबारा देख लें। रिपीट इट प्लीज। वाह वाह वाह, उस वक्त मुझे ये शोखा लग रहा था, मुझे कमाल लग रहा है भाई। है ना? ये है ये तो। हैं? वाह वाह वाह। ये असल में अंग्रेजों को इस तरह की प्रैक्टिस हो ही जाती है। हाँ। इनकी बीवियां बहुत डाढ़ी होती हैं, जब लड़ाई होती है ना तो एकदम वो जैसे इधर खामदनी गुस्से से घर से निकलते, इस तरह इनकी बीवियां कहती हैं गिव मी माय कीज ऑफ कार, डोंट टॉक टू मी, शट अप। और ऐसे चाबी पकड़ के बाहर निकलती हैं और गाड़ी में बैठ के हो गई। फिर खामदों को ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब वो गाड़ी स्टार्ट कर रही होती हैं तो ये अंदर से दौड़ के आते हैं और खब्बे शीशे से जंप मार के साथ बैठ जाते हैं। यहाँ पे तो अंग्रेज खामदों की तरह बेगमात मजलूम होती है ना, वो बेचारी पीछे से यही कह रही होती हैं सानू भी ले चल नाल वे बहुत सोहनी गड्डी वालिया। तो अंग्रेज खामदों को चूंकि पंजाबी आती नहीं, इसलिए फिर वो गाना नहीं गा सकते। मसूफ की तान हमेशा यही टूटती है। और पंजाबी का मुहावरा नहीं है, होरा नु होरी दी, अन्ने नु डंगोरी दी। मुझे डंगोरी पकड़ के चलता है वो नबीना। अच्छा अजीज साहब, जरूरी नहीं कि खेलने का सामान आपके पास ना हो, आप खेल ना खेल सकें। अच्छा आपको जी? स्नूकर टेबल दिखाने लगी हूँ। वाह ये जी लें। वाह, शाबाश। देखो ये रहा बेड़ा तर्ज है इस प्लेयर का, सिर्फ स्नूकर खेलने के शौक में घर की छत का बाला निकाल रहा है। तू खेल ला स्नूकर, घर की छत नीचे जा पड़ी। इसे हमारे पिंडों में कहते हैं ना चुआती नल सिर खुरकड़ा। चुआती क्या है? वो लकड़ी जिसको आग लगी होती है, जिसको चो कहते हैं, उसे अच्छा। चुआती कहते हैं। अच्छा। आग लगी लकड़ ना सिर खुरकंडे है जैसे। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मैं ये जो साथ साथ इल्मो दानिश की बातें करता हूँ, इसका असर तो होता है। बहुत ज्यादा इनकलाब आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार यही तो समझ नहीं आ रहा है कि यूरोप आखिर चाहता क्या है। एक तरफ बहरहाल यूरोप की ख्वाहिश है, जो वो दावा करता है कि पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। यार जुनैद, ये यूरोपीय यूनियन ने हमें अजीब खमखसे में डाल दिया है। किसमें डाल दिया? खमखसा क्या कहते हैं, मखमसे में डाल दिया है। मखमसे में वो यार जबान मेरी अड़ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। जी। ये वो कहती हैं जी कि ये अपना जो सजाए मौत का जो फांसी का कानून है अपने मुल्क में,
खत्म करें, वरना हम आपको अपना वो क्या तरजीही स्टेटस नहीं देंगे आपके मुल्क को। उससे तो सुना बड़ा नुकसान है हमें, अगर वो नहीं मिलता हमें। तो पाकिस्तान इस हवाले से बड़ी पेचीदा सूरत हाल से दो चार हुआ। बिल्कुल नहीं तो क्या यूरोप का इंटरेस्ट क्या है, क्या मतलब वो किस बात पे ये बात करते हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि यूरोप आखिर चाहता क्या है। एक तरफ बहरहाल यूरोप की ख्वाहिश है जो वो दावा करता है कि पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, दूसरी तरफ अगर अदाद शुमार पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में सजाए मौत पर पाबंदी के बाद और उससे पहले के अदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो साफ पता चलता है कि सजाए मौत के कानून जहां पर भी खत्म हुआ है वहां पर कत्ल की शरह जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, खुद यूरोप में। अब अगर एक तरफ यूरोप हमें ये कहता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और ताकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, तो दूसरी तरफ ये दबाव डाल रहा है कि जनाब आप सजाए मौत का कानून खत्म कर दें या एटलीस्ट जो सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद बंद कर दिया जाए। अब मामला ये है कि दुनिया भर में जितनी भी एक्सपोर्ट्स यूरोप को की जाती हैं उनमें से पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 1% है। अच्छा, सिर्फ 1%, यानी अगर 100 रुपए की एक्सपोर्ट की जाती है यूरोप को, उसमें से सिर्फ 1 रुपया पाकिस्तान देता है और वो 1% भी $7.3 बिलियन बनता है। अच्छा। और कहा यह जाता है कि अगर हम यूरोप की बात मान लें और यूरोप हमें तरजीही स्टेटस दे दे तो ये 10 गुना बढ़ सकती है एक्सपोर्ट। 10 गुना मतलब 70-80 अरब डॉलर तक जा सकती है। लेकिन अगर हम सजाए मौत का कानून खत्म कर देते हैं तो इसकी ना तो हमारे मजहब में कोई गुंजाइश निकलती है, ना अगर हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें और पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का या कानून पे अमल दरामद करने का जो हमारे अवाम का अमल करने का जो तरीका कार है या बिहेव है, उस हवाले से तो अगर आप सजाए मौत भी खत्म कर दें तो यहाँ तो बड़े बड़े अजीब लोग खारदमा को फेर रहे हैं। और जिस तरह ये इनके मुल्कों में जब अल्लाह ना करे को किसी जगह भी ऐसा हो को कत्ल शतल होता है तो वो बड़े अजीब दरिंदगी से वो कत्ल करते हैं। खुद यूरोप में जब सजाए मौत का कानून मौजूद था उस वक्त वहां पर 1 लाख में जो अफराद में कत्ल की शरह थी वो 3.4 थी, जो पाबंदी के बाद बढ़कर 6.4 से भी ज्यादा हो गई है। तो इसका दुगनी हो गई ना ऑलमोस्ट। और यार मैं तो पहले और पाकिस्तान में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई सजाए मौत नहीं दी गई, अमल नहीं किया गया, सिवाय ये कि एक कोर्ट मार्शल के बाद एक फौजी को सजाए मौत दी गई थी और एक पीपल्स पार्टी के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बिल्कुल इब्तदाई अय्याम में एक फांसी की सजा दी गई थी। उसके अलावा पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई सजा नहीं दी गई, अमल नहीं हुआ। इसी तरह हिंदुस्तान में भी अमल नहीं हुआ। अब 5 वर्षों तक सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद रुका रहा है। उसका नतीजा यह निकला है कि 2007 के दौरान पाकिस्तान में कमोबेश 10,400 के करीब लोग कत्ल हुए थे, जबकि 2012 में यह तादाद बढ़कर 13,800 के लगभग हो गई। मैं तो यार यही सुन के पहले तो बड़ा हैरान हुआ हूं कि ये यूरोपीय यूनियन वाले हमें ये कह रहे हैं कि ये सजा खत्म करें, वरना हमारे तो जो अखबार में डिस्कस हुआ है पिछले 1-2 दिन और जो हम लोगों में वैसे ही आम गुफ्तगू पाई जाती है उसके मुताबिक तो ये था कि तालिबान ने तड़ी लगाई हुई है। अच्छा, मुझे इस हवाले से भी यूरोपीय यूनियन के रवैये में भी और अक़वाम मुत्तहिदा के रवैये में भी उनकी तरफ से मुतालबा आ रहा है ना ज्यादा कि आप इस कानून को खत्म करें या कानून पर अमल दरामद जो है वो बंद कर दें। एक वाज़ेह तौर पर डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। फिर तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन अमेरिका जो है वो सजाए मौत देने के हवाले से दुनिया में 4थे नंबर पर है। अच्छा जी, पहले नंबर पर चीन है जहां पर पिछले साल 4,000 से ज्यादा लोगों को सजाए मौत दी गई है। दूसरे नंबर पर ईरान है, तीसरे पर सऊदी अरेबिया है और चौथे पर खुद अमेरिका बहादुर है। होए 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 होए। और दुनिया में 97 मुल्क ऐसे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानकर अपने यहाँ सजाए मौत का कानून खत्म कर चुके हैं। 57 मुल्क ऐसे हैं जहां पर अभी भी सजाए मौत दी जा रही है। 36 मुल्क ऐसे हैं जहां पर सजाए मौत का कानून तो मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद रुका हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। अच्छा जी, इस सजाए मौत के हवाले से आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूं जिसको सुन के आप जरूर कहेंगे कि यार जी वाकई अलूम निछावर करता फिरता है।
लजी ये जो सजाए मौत है ना, ये कोई 36-37-100 साल पहले 3700 अपने 1700 कबल मसीह एक जजीरे में शुरू हुई थी। ये सजाए मौत का जो कानून है उधर देने के लिए कानून बनाया गया था, और 25 के करीब ऐसे जुर्म तय किए गए जिनके ऊपर सजाए मौत जो है वो दी जाएगी। अच्छा। लो जी, उन 25 के 25 जुर्मों के अंदर ये कत्ल करने का जुर्म शामिल नहीं था। What? और जुर्म किस नौयत के शामिल थे आपकी हंसी निकल जाएगी। उसमें एक जुर्म ये भी था कि मियाँ बीवी अगर आपस में एक दूसरे को धोखा देंगे तो उनको भी सजाए मौत दी जाए। वाह अजीजी साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप छा गए हैं। क्या वैसे छा गए हैं, मैं दानिशवर हूँ या तरेक हूँ। अच्छा सर, ये जो लोग सजाए मौत खत्म करवाना चाह रहे हैं उनके पास कोई दलील भी तो होगी। दलील सीधी सीधी ये है कि हमें अक़वाम आलम का साथ देना चाहिए, सबसे बड़ी दलील तो यही है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ है उसमें इतने ज़्यादा सुक़म मौजूद हैं कि ज़्यादातर बेगुनाहों को फांसी चढ़ा दिया जाता है। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि इस्लाम में भी क़सास के साथ साथ माफ़ करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और दियत का कानून भी मौजूद है। इसलिए कोई इज्तिहाद करके दरमियानी रास्ते निकालने चाहिए, और जो मादी और माली फ़वायद अगर हम दुनिया से हासिल कर सकते हैं दुनिया का साथ देकर, तो वो हासिल करने चाहिए। ये उनकी दलील है। नहीं तो जो कोई कत्ल कर देता है किसी को, उसको नहीं कहते कि तुम भी कोई दरमियाना रास्ता निकाल लिया करो कत्ल करने की बजाय। जाहिर है, ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया में जहां पर भी सजाए मौत के कानून पर पाबंदी लगी है, उसके फौरन बाद उसके असरात सामने आना शुरू हो गए। भाई जी, कोई कानून, कोई असरात, कोई इंसानियत कुछ नहीं है इस वक्त। पूरी दुनिया पे सिर्फ वही चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी बैठ। बिल्कुल सही। यूरोपीय यूनियन तगड़ी है, जो मर्जी कही जाए। वरना लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो जिन हम 4 मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर देख लो। सऊदी अरेबिया में देख लो, ईरान में देख लो, चाइना में देख लो, अमेरिका में देख लो। हाँ जी, सजाए मौत है तो देख लो उसका वो रिजल्ट कैसे लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जेब कतरों में भी बाकायदा लेफ्ट और राइट हैंडेड जेब कतरे होते हैं, जिस तरह राइट लेफ्ट बॉलर नहीं होते। अच्छा जी, मौजू क्या है वो आप खुद ही समझ जाएंगे। पहले आप एक वीडियो देख लें। दिखाएं जनाब। देखिए क्या काम दिखा रहा है भला। ये काट ये जेबें रहा है, चलना फिरना इसका मिथुन चक्रवर्ती वाला है। ये कौन भाई है नाम मराद? अभी बताता हूँ। इसकी तो पूरी फिल्म बनी हुई है। किसी फिल्म में जेब कतरे का किरदार है ये भाईजान स्वीडन का बॉब आर्नो नामी शख्स है, जिसने जेब तराशी में इस कदर महारत हासिल कर रखी है कि अब ये पैसे कमाने के लिए जेब तराशी नहीं करता, बल्कि लोगों को तफरीह मुहैया करने के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अपने फन का मुजाहरा करता है। हाय हाय हाय। और इस शख्स ने दुनिया भर के सयाहों को जेब तराशों से खबरदार करने के लिए बाकायदा एक किताब भी लिखी है। अच्छा वाह जी वाह, यानी पढ़ा लिखा कोई 21 ग्रेड का जेब कतरा है। अच्छा जी, ये दानिशवर जेब कतरा साहब जो हैं, ये बाकायदा इसको आर्ट समझते हैं। आर्ट समझते हैं। लो जी, ये बात मैं यहाँ भी सुन चुका हूँ कई दोस्तों से कि यहाँ ये जो जेब कतरे होते हैं ना, ये इस फन को आर्ट समझते हैं। आते शुरू में मजबूरी के साथ भी हैं, मगर चूंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत है कि पकड़ा जाएगा, कामयाब होगा कि नहीं। जिस तरह जुआरी नहीं कहता कि क्या बनेगा, मैच जीतेगा या हारेगा, उसकी ऐसे जान निकली होती है, खिंचा होता है वो मैच की तरफ। इसी तरह ये जेब कतरे जो है, ये भी जेब काटने के फन के साथ बाकायदा खिंचे होते हैं। और पकड़े जाने का डर कोई नहीं है। कानून में इसकी सजा ना होने के बराबर है, वो भी नहीं मिलती। सजा मिलती नहीं और जजा काफी मिल जाती। हमारे यहाँ पंजाब के 7-8 शहर ऐसे हैं जहां पे बाकायदा जेब तराशी के मराकज मौजूद है, और उनको छोटे छोटे बच्चों को लेके 6 माह से लेके 2 साल तक के कोर्सेज करवाए जाते हैं। अच्छा नहीं तो इसका जो है बैचलर जेब तराशी का, ये 2 साल का है या 4 साल का? हमारे जो साथी ताहिर सरवर मीर साहब है, जाहिर है उनका फीचर राइटिंग में भी एक तवील तजर्बा है। बड़ा क्रेजी फीचर राइटर हुए हैं। उनका तजर्बा ये बताता है, उन्होंने हमें ये बताई ये बात
کہ जेब कतरों में भी बाकायदा लेफ्ट और राइट हैंडेड जेब कतरे होते हैं, जिस तरह राइट लेफ्ट बॉलर नहीं होते इसी तरह, और वो महारत के मुताबिक, मौके के मुताबिक, और बाज ऐसे भी हैं जो ऑलराउंडर दोनों हाथों से कमाल महारत के साथ अपना काम करते हैं। वाह रे वाह। और इसमें असल बात यह कहते हैं कि वो ताहिर साहब बता रहे थे, कहते हैं कि जो जेब तराश 3 या 4 बार गिरफ्तार हो जाए या पकड़ा जाए, उसको आम तौर पर जेब तराशों के गिरोह से निकाल दिया जाता है कि ये निकम्मा है, ये पकड़ा जाता है। अच्छा हाँ जी जिस तरह प्लेयर स्कोर नहीं बनाता तो उसको निकाल दे। बिल्कुल। और खास तौर पे हम लोगों को भी, अपने व्यूअर्स को भी एजुकेट करना चाहते हैं कि ये जेब तराश खास तौर पर उन जगहों को फोकस करते हैं जहां पे लोगों की तवज्जो किसी और तरफ मरकूज होती है, और ये खामोशी से अपना काम करते हैं। और अब तो औरतें और बच्चे भी इन ग्रोहों में शामिल हो गए। एक नया तरीका वारदात ये निकला है कि कोई रोता हुआ बच्चा अचानक, जैसे उसकी माँ उसको मार रही है और बच्चा आपके पीछे छुप जाता है और माँ उसको मारने के लिए आपकी तरफ दौड़ती है। असल में वो बच्चा आपके पीछे छुपा नहीं होता, बल्कि वो आपकी जेब काट रहा होता है। बात अच्छा, यानी ये पैंट की पिछली जेब में से कुछ ना कुछ निकाल के ले जाए। और दूसरा तरीका जो बहुत आम है एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन वगैरह पे, सिनेमा हॉल्स में, जहाँ लोगों की तवज्जो कहीं और होती है। कोई मदारी देख रहे होते हैं लोग, या कोई तमाशा हो रहा होता है, या ये रेलवे स्टेशनों पे गड्डी अड्डी, या मज़ार, या जो मजहबी मकामात हैं जहां पर आपकी तवज्जो जो है वो इबादत की तरफ होती है। हरमैन शरीफ है यार, मतलब वहां पर लास्ट मेरे ख्याल 2 या 3 साल पहले की बात है, 1300 जेब तराश गिरफ्तार किए गए थे। और यार लंदन ओलंपिक्स 2012 में कहा यह जाता है कि 12,000 से ज्यादा जो जेब तराश थे दुनिया भर से, जो अपने काम में जाहिर है एक्सपर्ट समझे जाते थे, उन्होंने लंदन ओलंपिक्स के दौरान सिर्फ लंदन में डेरे लगाए थे जेब तराशी के लिए। और रोजाना 1700 लोगों की जेबें कटी थी। ओ भाई जान, ओलंपिक को तो दफा करो। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि हरमैन शरीफ में देखो ना, लोग खाने काबे के साथ पत्थरों के ऊपर टकरे मार रहे होते हैं, आहो बका कर रहे होते हैं, और ये नामुराद जेबों को टकरे मार रहे होते हैं। अच्छा, पब्लिक प्लेसेस पर एक और बहुत मशहूर तरीका ये है कि अगर एक शख्स आपके करीब से गुजरेगा, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होगी या कोई ऐसी चीज, वो गलती से आपसे टकरा जाएगी और आपके कपड़ों पे कोल्ड ड्रिंक गिर जाएगी, वो आपके कपड़े सॉरी कह के आपके कपड़े साफ करने की कोशिश करेगा। असल में आपके कपड़े साफ नहीं कर रहा होता, आपकी जेब साफ कर रहा होता। या आइसक्रीम या कोन एकदम आपके ऊपर फेंक देगा, और कुछ दिलचस्प लोग उधर से कोन खानी शुरू कर देते तो वो पीछे से जेब कतर लेते, इतनी की कोन के पीछे बंदा अपना बटवा गुआ बैठता है। तो मैं बताऊं, दुनिया भर में जेब तराशी के हवाले से दुनिया का बदनाम तरीन मुल्क कौन सा है? कौन सा? ये जो आज हम देख रहे थे ना, जहाँ टमाटर मारे जा रहे थे, स्पेन जनाब, जहाँ भैंसों की लड़ाई भी होती है। माय गॉड। वहां के 2 शहर बार्सिलोना और मैड्रिड, और बार्सिलोना दुनिया में जेब तराशी के हवाले से बदनाम तरीन शहर है। बार्सिलोना में तो मैंने सुना है कि बाहर सोना ही मना है। ये क्या बात यार, अगर कोई बाहर गली में सोया हो तो या उसकी जेब काट लेते हैं, ये शरारती मुंडे उसकी मंजी उठा के नहर पे छोड़ आते हैं। जेब तराशी की अगर कहीं वारदात हो जाए तो जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे नजर रखने वाली बात होती है कि जो शख्स ये कह रहा होता है ना, हजूम में दाखिल हो गए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको मेरे हवाले कर दो, इसको मैं सजा दूंगा, मैं इसको थाने लेके जाता हूँ, उस पर गहरी नजर रखने की जरूरत होती है। वो आम तौर पर जेब तराश का साथी होता है। उसका बल्कि उसको क्या कहते हैं, थम्बू होता है। हाँ। वो उसको वहां से बचा के ले जाता है। हाँ। उसको मारता है बड़ा आपके सामने। हाँ। आप बल्कि उसको कहना शुरू कर देते हैं कि ना जी ना जुल्म ना करे, आपकी मेहरबानी, कोई बात नहीं, जेब मेरी कटी है तो आप इसको बाद थाने पहुंचा दे। और नहीं जी, आप मोहब्बत करनी शुरू कर देते हैं, इसलिए तो मराद जेब में काटते हैं, अगे लग ऐसे करके वो साथ ही गली मोड़ के तो उसको घर ले जाता है। घर जाके फिर असली मारता है कि फड़िया क्यों गया से। तुझे 1.5 साल का कोर्स कराया ना मरादा, तुम्हारी गहरा हाजिरियां ज्यादा होती थी इसलिए तुम आज पकड़े गए। अजीनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये हमें लंबा चौड़ा तार बता रहे हैं। एक सीधी सी बात है, मेरा नाम डॉक्टर शकील है, उधर मैं पोलियो के टीके लगाता था।
لیکن میر جعفر اور میر صادق ہماری تاریخ کے ناقابل فراموش کردار ہیں. کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں یہ ہمارے درمیان موجود رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیل آفریدی. سر آپ ان موصوف کا کوئی تعارف تو کروا دیں. ایک منٹ ذرا, یہ جو میر جعفر اور میر صادق تھے ان کو بھی امریکہ کا ویزا ملا؟ ایک منٹ. اسامہ بن لادن کی مبینہ طور پر مخبری سے لے کر ان کی گرفتاری تک موصوف کا جو کردار ہے اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ جو ان کی بھرپور معاونت تھی وہ کسی راز کی بات نہیں ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور ان کا اس سارے معاملے میں جو کردار رہا ہے وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ ہمیں لمبا چوڑا تعارف بتا رہے ہیں. ایک سیدھی سی بات ہے, میں ادھر پولیو کے ٹیکے لگاتا تھا, میرا نام ڈاکٹر شکیل ہے, ادھر میں پولیو کے ٹیکے لگاتا تھا. ایک منٹ آفریدی صاحب, آپ کو پولیو کے ٹیکے نہیں لگاتے تھے, آپ پولیو کے ٹیکے لگانے کی آڑ میں پاکستان کی بربادی کا, پاکستان کی بدنامی کا سامان فراہم کر رہے تھے امریکیوں کو. ہنسنے کی بات نہیں آفریدی صاحب, اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے. شرم کس بات کی؟ میں نے ہوائی چپل میں تسمے ڈال لی ہیں یا میں ادھر کینچی سائیکل چلا کے آیا ہوں؟ آفریدی صاحب, لوگ جب آپ کو آپ کی اس حرکت پہ گالیاں دیتے ہیں, تانے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اس وقت آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی؟ یہ گالیوں مالیوں کی آواز سائیکل سوار کو آتی ہے. جب پراڈو کے شیشے اوپر ہوتے ہیں نا تو گالیوں کی آواز نہیں آتی, اندر سے ہی لتا کے گانوں کی آواز آتی ہے یا اے سی کی ٹھنڈی آواز آتی ہے. کبھی تو شرمندگی محسوس ہوتی ہوگی. ایک دفعہ شرم آئی تھی, میں نے صاف ستھرا سمجھ کے امرود خریدا, اس میں سے سنڈی نکل آیا. اس میں شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ میرا آئیڈیا غلط نکل آیا نا, میں نے صاف ستھرا سمجھ کے خریدا, جب میں نے توڑا تو بیچ میں سے سنڈی نکل کے مجھے کہہ رہا تھا, ان سنا چاچا. آپ سمجھے ہوں گے کہ اندر سے امریکی سنڈی نکلے گی. امریکی سنڈی امرود میں نہیں ہوتی, دماغ میں ہوتی ہے, اور جب دماغ کو امریکی سنڈی لگتی ہے تو پھر شرم ختم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا یار میرا بات سنو, یہ ڈاکٹر صاحب چھوڑو. یہ میرے آنے سے پہلے جس طرح مجھے مخاطب کر رہا تھا اور میرے جانے کے بعد جس طرح مجھے گالی گلوچ کرے گا, اسی انداز میں بات کرو. یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تمہاری اس حرکت سے ملک کو جو نقصان پہنچا سو پہنچا, تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ پولیو کیمپین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے, لاکھوں بچوں کی صحت کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ مجھے کتنا فائدہ پہنچے؟ اور میں تو وہ کہ مجھے پتہ چل جائے کہ گالیاں کھانے سے فائدہ ہو رہا ہے تو 3-4 گالیاں اپنے آپ کو میں خود بھی دے لیتا ہوں. میں تو ایک دفعہ خالی جیب ہوٹل میں کھانا کھانے گھس گیا تھا, میں نے ایسے رو کے کھانا کھایا. اچھا, جب بل آیا تو میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. وہ بیروں نے مل کے مینیجر سمیت مجھے بہت گالیاں دی. جب انہوں نے دل کی ساری بڑاس نکال لی تو میں نے کہا اسی ریٹ پہ ایک سویٹ ڈش بھی دے دو. ہنس رہے ہو؟ تم نے ساری قوم کا سر نیچا کروا دیا ہے. قوم کا سر نیچا کروا دیا, قوم حجامت کروانے لگی ہے. اور قوم اپنا کام کرے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. مجھے قوم سے کیا, تم قوم کی بات کرتے ہو. میں نے تو 10 روپے کمانے کے لیے اپنا ابا پکڑوا دیا تھا. وہ کیسے؟ میری والدہ نے مجھے کہا کہ جب تمہارا باپ تاش کھیلے گا تو مجھے بتا دینا, تمہیں 10 روپے دوں گی. اچھا, میں کتنے دن انتظار کرتا رہا, میں تاش ہی نہیں کھیل رہا تھا. ایک دن میرا والد دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے تاش پکڑ کے درمیان میں پھینک کے تو ماں کو آوازیں مارنی شروع کر دی. ابا نے آگے اوپر سے پکڑ لیا, مجھے 10 روپے مل گئے. میرا تو سیدھا کلیہ, باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. میرا ایک دوست تھا شہناز خسرا, وہ مجھے کہنے لگا ایک دفعہ بیچارے کو ڈینگی ہو گیا, اس کا ڈانس بند ہو گیا. چونکہ ڈینگی تو خود ڈانس کرتا ہے, وہ دوسرے کو نہیں ڈانس کرنے دیتا. بیمار ہو گیا شہناز, مجھے کہنے لگا شکیل اگر میں چند دن نہ گیا تو میرا نوکری ختم ہو جائے گا, وہ موت کے کنویں والا بندہ ٹھیکیدار مجھے نکال دے گا, کچھ کر خدا کے لیے. تم یقین کرو گے کہ پورا مہینہ میں نے موت کے کنویں پہ ڈانس کیا. میں تو ڈانس جانتا نہیں تھا, اس لیے میرے لیے تو سادے کنویں پہ ناچنا بڑا مشکل تھا.
موت کے کنویں پہ لاچنا تو پھر تو نہ بالکل ناممکن تھا نا، مگر میں نے پورا مہینہ موت کے کنویں پہ ڈانس کیا. لیکن تم دوسروں کے اشارے پہ بھی ناچے ہو. ہاں بس جہاں سے پیسے ملے میں ناچ لیتا ہوں. اچھا بہت. پھر وہ شہناز خسرا ٹھیک بھی ہو گیا، مگر 2.5-3 سال ہم نے پھر مل کے فن کی خدمت کی. یہ تو اگر بیچ میں مجھے یہ پولیو پروجیکٹ نہ ملتا تو آج پورے پاکستان میں میرا اور شہناز کا مشترکہ موت کا کنویں ہوتے. تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا کہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چل جاتا تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. پکڑا کہاں سے جانا تھا؟ ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا تھا. پاپا پکڑا کدھر جاتا ہے یار؟ امریکہ کا کام کرنے والا بندہ ادھر پکڑا. ایک بات یاد رکھنا، جب وہ چاہتی ہے نا تو لوہے کی سلاخیں بھی بوم بن جاتی ہے. اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں ابھی جا رہا ہوں. اگر تمہیں کو گرین کارڈ وغیرہ چاہیے ہوگا نا تو مجھے فون کرنا، میں تم کو گائیڈ کروں گا. بس امریکہ پہنچ جاؤ یار، بس دعا کرنا. بڑا اچھا میں نے سنا، عجیب ہی ادھر امریکہ ہے. مجھے بتا رہے تھے وہ گورے کے 5 پل ادھر سے ایسے جاتا ہے، 6 ادھر سے اوپر چلا جاتا ہے، 5 سڑکیں پھر ادھر کو نکل جاتی ہے. میں تو لاہور آ کے پاگل ہو جاتا ہوں، ادھر جا کے میرا کیا مانے گا. بڑا ایڈوانس ہے امریکہ. ہاں ادھر ایجوکیشن بہت ہے. وہ تم نے دیکھا نہیں کئی سالوں سے وہ اسٹیچو آف لبرٹی ادھر کھڑا ہے، وہ ہاتھ میں کتاب پکڑ کے مشل اوپر کر کے کھڑا ہے. اس کے پاس آج تک ایک بچہ بھی نہیں پڑھنے آتا، مگر اس نے کتاب نہیں چھوڑی. وہ کھڑا ہے بیچارہ کہ شاید کو پڑھنے کے لیے آئے. تو اب میں جا رہا ہوں، میں اس کے پاس جاؤں گا پڑھنے کے لیے. ادھر تو لوڈ شیڈنگ بھی ہوتا ہے نا، اس نے تو مشل پکڑا ہوا ہے، خود پڑھائے گا مشل اوپر کر کے کتاب کے اوپر، کہے گا شکیل پڑھ پڑھ. اس کا مطلب ہے تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا. لو یار اس کو یقین نہیں آ رہا ہے. ایک بات میری یاد رکھنا، یہ پانی، کھن کھجورا اور امریکہ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. مائی گاڈ. ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہے، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.